राष्ट्र फर्स्ट पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी और करंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। वो है ईरान और इजराइल के बीच के अंदर का जो द्वंद्व, मैं इसको युद्ध नहीं बोलूंगा, हमारे एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। फ्राइडे 13 2025 पर 13 फ्राइडे को कई लोग अशुभ मानते हैं, कई लोग शुभ मानते हैं, मगर इस रात को इजराइल ने एक बहुत ही मैसिव, बहुत बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया, एक सरप्राइज हमला किया जिसके अंदर ड्रोन्स, मिसाइल्स और उनके फाइटर जेट्स 1700 किलोमीटर इजराइल से उड़ करके और ईरान की धरती पे बरसने लगे। इसके अंदर 3 बड़े मेजर मिलिट्री टारगेट थे। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टारगेट था वो था इनके मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, और जिसके अंदर 4 या 5 या 6 जो हैं बहुत अच्छी तरह उन्होंने हिट किए, जिनका नाम जैसे नतान्ज है, इस्फहान है, इन सब इलाकों के अंदर उन्होंने अच्छी तरह उनको स्ट्राइक किया और डिस्ट्रॉय करने की, तबाह करने की कोशिश करी। जो दूसरा मिलिट्री टारगेट था वो था उन्होंने जो उनकी नंबर 1 लीडरशिप, जितने भी मिलिट्री और मिलिट्री से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी नंबर 1 मिलिट्री लीडरशिप को उन्होंने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल पिन पॉइंटेड अटैक, एक जिस कमरे में वो इंडिविजुअल सो रहा था उस कमरे के अंदर जा करके हिट करके, बाकी किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर कोई हादसा नहीं हुआ, कोई और इंजरीज या कुछ नहीं हुआ, उसको उड़ा करके उन्होंने ये पूरी कार्रवाई उन्होंने करी। और तकरीबन 50% से ज़्यादा मिसाइल लॉन्च की फैसिलिटीज़, जो लॉन्चर्स थे, बेसिस थे, जो ड्रोन्स जहाँ पे इनके स्टोरेज थी, इन सब जगहों के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक करके उनको तबाह कर दिया। तो ये इजराइल ने किया, एक काफ़ी सरप्राइज था, पूरी दुनिया ही सरप्राइज हो गई और ख़ासतौर से ईरान तो हुआ ही हुआ। मगर ईरान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। अगर इजराइल मिलिट्री रैंकिंग के अंदर पूरी दुनिया के अंदर 15वें स्थान पे है तो ईरान भी 16वें स्थान पर है। एक काफ़ी अच्छी खासी फौज है, एक अच्छा सा देश है और तगड़ा देश है। इस झटके को जब्त करने के बाद में कुछ ही मतलब अगले एक दिन के अंदर ही उन्होंने पूरा रिस्पॉन्ड करना शुरू करा और इनके ड्रोन्स, मिसाइल्स ने जाकर के ईरान के अंदर अटैक करना शुरू कर दिया है। इजराइल के पास में काफ़ी अच्छा एयर डिफेंस का सिस्टम है, जिसको कोई लोग आयरन डोम बोलते हैं, और अमेरिका का एक थॉट सिस्टम है। उसके साथ में उनके खुद के बनाए हुए कई और सिस्टम है, मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। मगर उन सबको ब्रीच करके तकरीबन 20 से 30% जो मिसाइल्स या ड्रोन्स इन्होंने ईरान ने भेजी, वो उनको ब्रीच करके इजराइल के काफ़ी सिविलियन और मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हिट करी। तो ये जो सिलसिला है अब पिछले तकरीबन 9-10 दिन के अंदर, 8-9-10 दिन के अंदर ही चलता चला जा रहा है, और धीरे धीरे जो ये मिसाइल्स की इधर उधर मारने की जो क्षमताएं हैं और नंबर्स हैं, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये अंदेशा दिलाता है कि दोनों तरफ से जो इनके जो मिसाइल्स की जो एक खेप है वो कम होती जा रही है, और उसी हिसाब से इनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम को जब्त करने की भी जो एक काबिलियत है वो भी कम होती जा रही है। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तकरीबन बिल्कुल सप्रेस हो रखा है, और आज की तारीख में भी, जैसे कल रात को भी इजरायलीज ने पूरे इलाके के ऊपर कब्जा करके अपने फाइटर जेट्स उड़ा करके उन्होंने कई हमले ईरान की धरती के ऊपर किया है। मैं आपसे तकरीबन 45 साल पहले ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच में 1979 से पहले काफ़ी अच्छे संबंध होते थे, तकरीबन एक तरीके से दोस्ताना माहौल था। मगर 1979 में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और रज़ा पहलवी थे, शाह ऑफ ईरान, उनको निकाल करके एक कूप के बाद जो आयतुल्लाह खुमैनी हैं, उन्होंने उनका स्थान लिया और ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। अब इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर करने के बाद कुछ पॉलिटिकल, रिलीजियस इनके मिशन थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। तो सबसे पहला एक पॉलिटिकल रिलीजियस जो इनका मिशन था वो ये था, सुप्रीमेसी
इन इस्लामिक वर्ल्ड, मतलब पूरी इस्लामिक उम्मा के अंदर ईरान का वर्चस्व हो, ये इनका एक मादा था। खास तौर से सऊदी अरेबिया जो अमेरिका के साथ में था, वेस्टर्न कंट्री के साथ में था, और कुछ जो गल्फ कंट्रीज थे उनसे इनको काफ़ी जलन होती थी, और ये चाहते थे कि हम इन सुन्नी देशों के बीच में आकर के एज शिया देश हमारा एक स्थान हो, एक वर्चस्व हो। और दूसरा उन्होंने एक मुद्दा उठा लिया, वो था इजराइल के खिलाफ जाने का, और उन्होंने बोला कि हम इजराइल को तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इजराइल का पूरे दुनिया के अंदर कोई नामो निशान नहीं होगा। ये जो दो एक इन्होंने मुद्दे उठाए, इसके ऊपर इनकी पूरी रणनीति आगे तक चलती रही। इसी के साथ में इजराइल का भी एक मिलिट्री मिशन हुआ, और वो मिलिट्री मिशन इस ऑपरेशन के दौरान जो चल रहा है उसके अंदर काफ़ी सामने नज़र आता है। वो इनका मिशन था कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो ईरान बनाना चाहता है, हम उसको वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनने नहीं देंगे, क्योंकि इजराइल को और उस लोकल इलाके में, जो गल्फ के इलाके में, वेस्ट एशिया के इलाके के अंदर वर्चस्व पाने के लिए ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब की बहुत सख्त जरूरत थी, ताकि उसकी एक जो माइट है, एक ताकत है, उस इलाके के अंदर जाना जाए। ईरान के पास तकनीकी सहूलियतें, कई सैंक्शंस के बावजूद उनकी जो एक लीडरशिप है और एक उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक पकड़ है, काफ़ी अच्छी पकड़ है, और उनके जो साइंटिस्ट हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं। उन्होंने पूरे सैंक्शंस के बावजूद अपनी टेक्नोलॉजी को काफ़ी कंटेम्परेरी रखा, और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, यूरेनियम एनरिचमेंट के रास्ते के ऊपर काफ़ी आगे चले गए। और सुनने में ये आ रहा था कि कुछ ही समय के अंदर इनका जो बॉम्ब बनाने का जो कार्रवाई है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी, और इसलिए इस ऑपरेशन का जो पूरी कार्रवाई है, आज की लड़ाई है, वो इसीलिए चल रही है। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास बॉम्ब हो, और ईरान चाहता है कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होने के बाद मैं इजराइल को ब्लैकमेल कर सकूं, वर्ल्ड को लेवरेज कर सकूं, ताकि हम इजराइल को काबू कर सकें। ईरान ने पिछले कुछ समय के अंदर प्रॉक्सी वॉर की जो एक तरीका था, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और हूतीस का भी काफ़ी इस्तेमाल किया, इजराइल को ही सप्रेस करने के लिए नहीं, बट पूरे उस इलाके के अंदर, सीरिया के अंदर और सब इलाकों के अंदर अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करी। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो उनकी प्रक्रिया है वो काफ़ी नज़दीक हो चुकी है, मगर ये जो डिस्ट्रक्शन कुछ हुआ है, इसकी वजह से ये हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए। मगर ईरान के पास में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, उसका नाम है फोर्डो। वो तकरीबन 300 फीट ज़मीन के नीचे है, उसको अभी तक इजराइल हिट नहीं कर पाया। तो ये भी इसका स्टेटस है। इजराइल का जो मिलिट्री मिशन था, ताकि वो साखरी जो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट है उनको बर्बाद कर सके, वो उसके अंदर भी पार्शियल सक्सेस मिला है, मगर फोर्डो को अभी तक वो हिट नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास में वो काबिलियत नहीं है। यूएस ने भी एक चीज सोच रखा है, और उसके साथ में कई देश इस सोच के अंदर हैं जो चुपचाप है मगर उसको सपोर्ट करते हैं, वो है रजीम चेंज। अगर वो ईरान की रजीम चेंज हो जाए तो ये न्यूक्लियर वाला जो मसला वैसे ही खत्म हो जाएगा। मगर इजराइल चाहता है, उसका जो मिशन है कि हमने ईरान के अंदर उसका जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको बर्बाद करना है, रजीम चेंज हो चाहे नहीं। इसके लिए उसको अमेरिका की बहुत सख्त जरूरत है, और वो चाहेगा कि अमेरिका उसके साथ में आए। इसलिए जरूरत है क्योंकि अमेरिका के पास में एक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है, जिसकी काबिलियत है कि वो GBU-57 नाम का एक बहुत ही तगड़ा बॉम्ब है, जिसकी उसका वजन ही 13,500 kg से ऊपर है। उसके अंदर तकरीबन 27 किलो का एक्सप्लोजिव उसके अंदर कैरी किया जाता है। वो चाहेगा कि ये सारा सामान इसके इजराइल के हमले के अंदर इस्तेमाल किया जाए और अमेरिका इस लड़ाई के अंदर शामिल हो जाए। और मुझे लगता है कि रजीम चेंज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तकरीबन 45-46 सालों के अंदर जो रिलीजियस, पॉलिटिकल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो काफ़ी डीप एंट्रेंच्ड है, काफ़ी उनकी गहरी जड़ें हैं और उनकी शाखाएं बहुत मजबूर हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आज सैंक्शंस की वजह से, आइसोलेशन की वजह से ईरान के पास में फ्यूल और खाने पीने को जो एक रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसके अंदर कमी हो सकती है। हो सकता है उससे लोगों के ऊपर गुस्सा हो, जहाँ पे उनके पास जॉब्स नहीं है, कुछ और भी चैलेंजेस ऑलरेडी अंदर हैं। हो सकता है उसकी वजह से रजीम चेंज है, वरना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि आज की तारीख में रजीम चेंज करना इस माहौल के अंदर इतना आसान हो पाएगा। कई लोग सोचते हैं कि इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। मुझे लगता है कि इंडिया के ऊपर
एक्सेप्ट कि अगर तेल का भाव थोड़ा सा बढ़ जाए, इसके अलावा इस पूरी लड़ाई के अंदर इंडिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ईरान के साथ में हमारे देश के, भारत के देश के काफ़ी अच्छे संबंध हैं और जाहिर है कि उन्होंने अपने एयर स्पेस को खोला, हमारे सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स थे, जो हमारे यहाँ पर नेशनल्स, उनको निकालने के लिए इजाज़त दी, उनको हेल्प किया। और इजराइल के साथ आपको मालूम है कि हमारे अच्छे संबंध हैं, तो दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और उनको मालूम है कि हम एक दूसरे के साथ में नहीं लगेंगे और हम अपनी एक मिडिल रास्ता इसके लिए अपनाएंगे, तो दोनों ही हमारे साथ में ठीक रहेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा बताइए अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।